जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जनरल पब्लिक चेस्ट सर्जरी से इतना खौफ क्यों खाती है? नॉर्मली हर मरीज का जो हमारे पास आता है कि उनके दिल में एक खौफ होता है चेस्ट सर्जरी का कि किसी तरीके से कोई दवाइयों से या किसी और चीज से कोई ऐसा इलाज हो जाए कि हमें चेस्ट सर्जरी ना करवानी पड़े। एक लिहाज से देखा जाए तो इसके बारे में परेशानी जायज भी है। वजह ये है कि चेस्ट सर्जरी जो है, चेस्ट के जितने ऑर्गन्स के बड़े ऑपरेशन है, ये एक मेजर सर्जरी है और इसका लेवल तकरीबन जिस तरह कार्डियक या हार्ट के बाईपास का ऑपरेशन होता है उसके बराबर की सर्जरी होती है। आज से 15 साल पहले अगर कोई पेशेंट या जनरल पब्लिक में ये इम्प्रेशन था कि जिसने चेस्ट सर्जरी करवाई वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, तो वो बात इतनी गलत नहीं थी, क्योंकि वाकई उस वक्त की ऑपरेशन थिएटर में जब टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स और एस्थेटिस्ट की और सर्जन की जो एक्सपर्टीज थी जो उस वक्त थी, वो आजकल के दौर में जो है उससे बहुत फर्क थी। अभी चीजें बहुत डेवलप कर चुकी हैं और अगर शरह अमवात चेस्ट सर्जरी के साथ अगर उस टाइम पे 50 से 60% थी, तो अभी वो शरह अमवात सर्जरी के साथ 5% पे आ चुकी होगी। जहाँ तक हॉस्पिटल्स का और डॉक्टर्स का ताल्लुक है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें आती है इंसानियत के नाते, तो ऊपर से फिर डॉक्टर होने के नाते, तीसरा दीन की तालीमात के हिसाब से हमें अल्लाह ताला ने भी ये चीज सिखाई है कि जब आपने हुकूक इबाद का सबसे इम्पोर्टेंट जो हिस्सा है वो आपकी नरम मिजाजी और अच्छा अखलाक है। और डॉक्टर में अगर इस पेशे में नरम मिजाजी ना हो, मिजाज में सख्ती हो और अच्छा अखलाक ना हो, तो ये चीजें कंपेटेबल नहीं है। दूसरा देखें, फाइनेंशियल मॉडल होता है हॉस्पिटल का। कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो JCAI एक्रेडिटेशन के साथ एक खास स्टैंडर्ड पे चलते हैं, उनका खर्चा डेफिनेटली ज्यादा होता है। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जो जिनमें बिल्कुल बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, वो उनका खर्चा टोटली डिफरेंट होगा। कुछ इनके दरमियान में हॉस्पिटल्स हैं। कई दफा पेशेंट्स और जनरल पब्लिक में इम्प्रेशन ये होता है कि ये स्पेशलिटी या ये सर्जरी बहुत कॉस्टली है। तो इसमें एक चीज ये है कि आप जिस टाइप के हॉस्पिटल में जाएंगे और जितनी फैसिलिटीज एक्सपेक्ट करेंगे उसके हिसाब से खर्चा होता है। और ये प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली अगर आप एक खास स्टैंडर्ड को मीट करना चाहते हैं तो फिर आपका खर्चा एक खास सेट पैटर्न के हिसाब से ज्यादा होगा। लेकिन इस वक्त भी ऐसे बहुत से हॉस्पिटल हैं जिनके ओनर्स बड़े खुदातस लोग हैं और वो हमें ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास कोई नॉन अफोर्डिंग पेशेंट हो तो उसको भी दें, हम सिलेक्टेड लोगों में ये फ्री सर्जरी भी करवा देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें इतना खौफ की वजूहात क्या है। इसमें मैं दो हेडिंग्स के नीचे इस चीज को डिस्कस करूंगा। पहली हेडिंग जो है वो हॉस्पिटल और डॉक्टर से रिलेटेड है और दूसरी हेडिंग जो है वो मरीजों या जनरल पब्लिक से रिलेटेड है। अच्छा, आपने बीइंग पेशेंट अगर आपने कोई हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है, देखिए एक तो एक हॉस्पिटल की रिप्यूट होती है, आप सोशल मीडिया पे बाकी वैसे जान पहचान के लोगों से पता कर लेते हैं कि ये हॉस्पिटल अच्छा है, ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी परेशानी है, समझ नहीं आ रही कि हम कौन से हॉस्पिटल जाएं, तो उसको चेक करने के एक तरीका है। उसका तरीका ये है कि आप उस हॉस्पिटल में जाएं और थोड़ा घूम फिर के देखें कि हर हॉस्पिटल की फेस दो डिपार्टमेंट होते हैं। नंबर 1 उसका इमरजेंसी डिपार्टमेंट और नंबर 2 उसका ICU। अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मरीज की लुक आफ्टर अच्छी हो रही है और दूसरा ICU से जो पेशेंट डिस्चार्ज ज्यादा अच्छे हो रहे हैं और सेटिस्फाइड डिस्चार्ज हो रहे हैं, इसका मतलब है कि वो हॉस्पिटल ठीक है। अब ये डॉक्टर्स और हॉस्पिटल की साइड से जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें जो आखिरी पॉइंट है उसमें हमारे डॉक्टर हज़रात बेशतर केसेस में कई दफा वक्त की कमी के बायस या कुछ और वजूहत के बायस मरीज के अटेंडेंट्स को और मरीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, जिसको हम अंग्रेजी में काउंसलिंग ऑफ पेशेंट कहते हैं। काउंसलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, अगर आज आपकी सर्जरी से पहले एक डॉक्टर आपको बिठा के तसल्ली से सारा प्रोसीजर समझाता है, उसके फायदे उसके नुकसान समझाता है, फिर आपको टाइम देता है कि आप इस सारी डिस्कशन के एंड पे कोई आपके ज़हन में सवालात हैं वो सारे आप डॉक्टर से पूछें, वो आपको डिटेल में समझाता है। अगर आपको इन पॉइंट्स से तसल्ली हो जाती है तो देखिए इसके दो फायदे होंगे। नंबर 1, एक तो आपका अपने डॉक्टर पे जो कंसल्टेंट पे जिससे आपकी चेस्ट सर्जरी करनी है उस पर आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। तो कॉम्प्लिकेशन तो हर सर्जरी में होती हैं, वो जो कॉम्प्लिकेशन अगर होती हैं अच्छी मैनेज हो जाती हैं तो आप अपने ट्रस्ट के साथ उस डॉक्टर के साथ चलेंगे। इसी तरह सेकेंडली आपका उस हॉस्पिटल पे भी ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि ये अगर हम अपने मरीज को लेके आ रहे हैं, शिफा तो अल्लाह ताला ने देनी है, लेकिन हम अपने हिसाब से सोच विचार करके अच्छी जगह पे मरीज को ऑपरेशन के लिए लेके आए। और
ہمارے ملک میں ابھی بھی ٹی بی اور اس سے ریلیٹڈ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، غربت اور افلاس ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے چیسٹ سرجری کے لیے جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ بہت زیادہ مریض مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ فائنینشل بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے خرچہ کیسے ارینج کرنا۔ لوگوں کو ہیلتھ ایجوکیشن کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں جو بھی ہیلتھ ایجوکیشن جنرل پبلک کو ملتی ہے وہ یوٹیوب یا باقی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ملتی ہے۔ کبھی ہم ڈیٹیل میں کوئی ضروری آرٹیکل یا انفارمیشن ہم نہیں دیکھتے۔ ہم یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے لیکچر سن لیتے ہیں جس میں کئی دفعہ مس گائیڈنس ہوتی ہے، جس سے ہمارے کانسیپٹس خراب ہو جاتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کا اس ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے، اور سیکنڈلی جس ہاسپٹل میں آپ کی چیسٹ سرجری کرانے جا رہے ہیں اس ہاسپٹل پہ بھی ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ ہم ایک سیف جگہ پہ گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں، پیشنٹ اپنی چیسٹ سرجری کسی اچھے ہاسپٹل میں کسی اچھے ڈاکٹر سے نہیں کروا سکتا، پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ سلیکٹ کر لیتے ہیں کسی ایسے سرجن کو جس کا اس فیلڈ سے ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ سرجری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگین جب یہ سرجری ہوتی ہے پھر اس کی کمپلیکیشن، فار ایگزامپل ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس ایسے آتے ہیں کہ جن کی سرجری آلریڈی ہو کے کمپلیکیٹ ہوئی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب اس مسئلے کا حل کریں۔ دیکھیے اب ایک بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ جب بھی پیشنٹس کے فیملی کے فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں، زیادہ پیشنٹس اچھی جگہ پہ علاج افورڈ نہیں کر سکتے، تو پھر دو مسئلے ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جنرل سرجن سے سرجری کروا لیتے ہیں، اور پھر جب کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ چیسٹ سرجن کے پاس آتے ہیں۔ سیکنڈلی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ایسا علاج بتاتا ہے جو آج سے 15 سال پہلے ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل کہ کسی کو اگر چیسٹ میں پیپ پڑ گئی نمونیا کے بعد خراب ہوا ہوا ہے اصولت تو سرجری ہونی چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو چیسٹ ٹیوب ڈال دیں گے اور 3 مہینے آپ چیسٹ ٹیوب کے ساتھ علاج اپنا کریں۔ جب یہ مسئلے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ مریض کمپلیکیشن دے کے ہمارے پاس چیسٹ سرجری کے لیے اور وہ فائنینسز آلریڈی ڈسٹروائے ہو چکے ہوتے ہیں۔ جی آخر میں آپ کو میرے خیال میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو کنوے کروں کہ یہ چیسٹ سرجری کو اوائڈ کرنے کی وجوہات کیا بنتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ ایسی وجوہات ہیں اگر ان کو غور سے سنا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے تو یہ کافی حد تک یہ مسئلے بہتر ہو سکتے ہیں۔